अच्छा जी, IFRS 15 के लास्ट आखिरी सांसें चल रही थी। इसमें अदर आस्पेक्ट्स के अंदर हमने कहा था कि 3 इसमें चीज़ें हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस या कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो हमने देखा था कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट के साथ आपने उसको एसेट का हिस्सा बनाना है या नहीं बनाना। जी प्लीज़। सेकंड नंबर पे हमने कहा था कि हम इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, क्या आपने इसको कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बनाना है और कब कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बनाना है, कब आपने इसको कॉन्ट्रैक्ट एसेट बनाना है और कब आपने इसको रिसीवेबल में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, वो कंडीशनल और अनकंडीशनल की यहाँ पे बातचीत हो रही थी। अच्छा जी, इसके बाद लास्ट जो हमारे पास चीज़ थी वो था आपके पास कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। देखिए बेटा, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन क्या चीज़ है? कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम पे आपने कुछ चीज़ें डिसाइड की थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की एग्जीक्यूशन के टाइम पे जब आप कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस कर रहे हो तो अब आप उनमें कुछ चेंजिंग लेके आ रहे हैं। अब वो चेंजिंग किस चीज़ का हो सकता है कि आपने कहा कि जनाब नई प्रोडक्ट आपके पास आ सकती है। तो 3 इसके मेजर जो हैं वो हो सकते हैं मॉडिफिकेशंस। आप लेट सपोज आपने कहा जी एक आपने चेयर बनानी है, चेयर आपने देनी है जिसकी कीमत जो है वो एट द रेट ऑफ या 100 चेयर्स एट द रेट ऑफ 500 रुपीज़। तो कॉन्ट्रैक्ट की कितने की कीमत आ जाएगी आपके पास? तकरीबन कोई 50,000 रुपये, ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, अब आप चेयर्स के साथ साथ कहते हैं कि जी हमने चेयर्स के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हुए तो आपने सिर्फ इतना ही कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी सी तब्दीली आ गई। तब्दीली कुछ इस तरह से आ गई, आपने कहा जी चेयर्स के साथ साथ हम AC भी आपको प्रोवाइड करेंगे, 5 ACs हम आपको प्रोवाइड करेंगे एट द रेट ऑफ, लेट सपोज AC की कीमत वैसे तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं 100 रुपीज़। कितने का हो गया ये? 500, चलो 1000 कर देते हैं, 10,000 कर देते हैं, 1 लाख कर देते हैं। चलें, 1 लाख रुपए का तो AC जस्टिफाइड है ना, तो 5 लाख रुपए। अच्छा जी, अब पहले हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितने का था? पहले हमारा कॉन्ट्रैक्ट था सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए का। प्रोडक्ट हमारे पास कितनी थी? सिर्फ एक प्रोडक्ट थी, दैट इज चेयर, यानी कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हमारी एक थी चेयर्स की। अब अचानक से क्या हुआ, हमने उसी कस्टमर के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट करने की बजाय हमने इसको मॉडिफाई कर लिया। हमने कहा कि अच्छा चलो ऐसा है, चेयर्स तो हम दे ही रहे हैं, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन से पहले पहले ऐसा कर लो इसमें 5 ACs भी हम ऐड कर लेते हैं। अब आपके पास परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कितनी हो चुकी हैं? 2, चेयर्स और ACs। अब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बढ़ गई है, आपकी प्रोडक्ट्स बढ़ी हैं, आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बढ़ गई है। उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है वो भी क्या कर गई है? इंक्रीज कर गई है। पहले 50,000 थी, अब 5,50,000 रुपये हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट आपने इंक्रीमेंटल जो प्रोडक्ट आपके पास आई है उसकी स्टैंड अलोन प्राइस गिवन है। समझ आ रही है बात की? अब कहते हैं जी ये दोनों के दोनों चीज़ें कि प्राइस में भी इंक्रीज आया और आपके परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में भी इंक्रीज आया, ये एक मॉडिफिकेशन हो सकती है। ओके, ये एक मॉडिफिकेशन हो सकती है। दूसरी मॉडिफिकेशन क्या हो सकती है? लेट्स सपोज वही कॉन्ट्रैक्ट है जनाब, आपने कहा जी 100 चेयर्स हैं एट द रेट ऑफ ₹500, कॉन्ट्रैक्ट आपके पास बन गया 50,000 रुपये का। ओके, अब आपने कहा कि जी ऐसा है कि इसमें ना 2 चेयर्स मजीद ऐड कर दो, 2 चेयर्स क्या कर दो? मजीद ऐड कर दो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस यही है। 100 चेयर्स यार थोड़ी हैं, 102 चेयर्स इसमें, 2 चेयर्स इसमें और ऐड कर दो। और कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस मैं ये रखूंगा, मैं क्योंकि स्टैंड अलोन प्राइस अलग से गिवन नहीं है तो बस यही है, इसी के अंदर सारा कुछ करो। मतलब अभी भी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस कितनी है? 50,000 है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन चेंज हुआ, कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आपने देने हैं? 1 या 2? एक ही है, क्योंकि प्रोडक्ट अलग से गिवन नहीं है।
ऐसे ही है ना। इसका मतलब ये हुआ कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आपका चेंज नहीं हुआ क्योंकि प्रोडक्ट सेम है, और आपकी प्राइस में भी कोई फर्क नहीं आया क्योंकि स्टैंड अलोन प्राइस गिवन नहीं है। तो दोनों सिचुएशन में क्या हुआ, अब इस सिचुएशन में क्या हुआ कि जनाब प्रोडक्ट तो इंक्रीज हुई है, मॉडिफिकेशन तो हुआ है, पहले 100 चीज़ें थी अब 102 चीज़ें हैं, प्रोडक्ट तो इंक्रीज हुई है, मॉडिफिकेशन ज़रूर हुई है, लेकिन ये कौन सी मॉडिफिकेशन है, ये ऐसी मॉडिफिकेशन है कि जिसमें ना तो प्रोडक्ट अलग से बताई जा रही है, डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, ना तो डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट है और ना ही इसकी स्टैंड अलोन प्राइस गिवन है। मतलब हमारे कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन सिर्फ ये बता दिया गया कि 100 की जगह पे अब 102 चीज़ें हैं, डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट नहीं है, हम इसको अलग से परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसीडर नहीं कर रहे। पहले कितनी प्रोडक्ट्स थी 100, अब कितनी है 102। कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस क्या है जी, पहले भी 50,000 थी अब भी 50,000 है, कोई फर्क नहीं पड़ा जी। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना, अभी समझ आ गई बात की। अच्छा, अब एक मॉडिफिकेशन इस तरह से हो सकती है। अच्छा बेटा देखिए, अगर प्रोडक्ट मैं सेम रखता हूं, लेट सपोज 100 चेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 500, तो ये बन जाएगा 50,000 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं प्रोडक्ट सेम रखता हूं तो उसकी अलग से सेलिंग प्राइस मेरे पास गिवन नहीं हो सकती, क्योंकि प्राइस वही रहेगी जो इसकी प्राइस ऑलरेडी बताई गई थी, प्राइस अलग से उसकी सेलिंग प्राइस गिवन नहीं हो सकती क्योंकि प्रोडक्ट सेम है। अब मसला कब आएगा, अब हम कहते हैं कि जी अब हमारे पास प्रोडक्ट डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट प्रोडक्ट, मिसाल के तौर पर 2 एसीज, 2 एसी, लेकिन अब यहाँ पे भी मेरा जो कस्टमर है वो मुझे कहता है कि भाई साहब ये आपने 2 एसी हमें कम्प्लीमेंट्री देने हैं, आपने 2 एसीज ये हमें इसके आपने हमारे से पैसे चार्ज कोई नहीं करने, हम इसकी सेलिंग प्राइस आपको नहीं बता रहे, स्टैंड अलोन प्राइस इसकी हमें गिवन नहीं है। जब इसकी स्टैंड अलोन प्राइस गिवन नहीं है, हम इसी कॉन्ट्रैक्ट का इसको हिस्सा बना रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट की कीमत कितनी रहेगी, अभी भी 50,000 ही रहेगी, लेकिन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आपके पास कितने हो गए, 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गए। मतलब ये हुआ कि मेरे पास प्रोडक्ट जो है वो डिस्टिंक्ट है, प्रोडक्ट मेरे पास क्या है, जो मैं नई प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ डिस्टिंक्ट है, लेकिन इसकी स्टैंड अलोन प्राइस गिवन नहीं है, जिसकी वजह से मेरे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कोई फर्क, कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस जो है वो चेंज नहीं हो रही। समझ आइए बात की। 3 सिचुएशंस बनती हैं बेटा। एक सिचुएशन में क्या है जी कि आपकी ऑब्लिगेशन, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन भी चेंज हो गई और आपके कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस भी चेंज हो गई। अभी देखते हैं ना, अभी देखते हैं, अभी मैं जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अभी देखते हैं कि इसका क्या करना क्या नहीं करना। हमारे पास 3 तरह की मॉडिफिकेशंस आएंगी। मॉडिफिकेशन नंबर 1 कि जिसमें हमारी प्रोडक्ट भी चेंज होगी, डिस्टिंक्ट होगी, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन भी चेंज होगा और कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस भी चेंज होगी। नंबर 2 जिसमें हमारी ना प्रोडक्ट चेंज होगी और ना ही हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन चेंज होगी, ठीक है। नंबर 3 कि जिसमें हमारी प्रोडक्ट तो चेंज होगी, मतलब हमारा ऑब्लिगेशन तो बढ़ेगा, लेकिन हमारी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस चेंज नहीं होगी क्योंकि हमारे पास स्टैंड अलोन प्राइस गिवन नहीं। बेटा ये 3 मॉडिफिकेशन है। अब जरा स्टैंडर्ड इसके बारे में क्या कहता है 3 मॉडिफिकेशन के बारे में, तो जरा मैं सबसे पहले पढ़ता हूँ। कहता है जनाब अ कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन इज अ चेंज इन द स्कोप और प्राइस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और बोथ, यानी कि स्कोप और प्राइस, यानी कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन और प्राइस या दोनों में जो चेंज आ जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज अप्रूव्ड बाय द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा 3 किस्म की यहाँ पे उसने बात की है। सबसे पहले हम बात करते हैं जी सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट की। सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ये मॉडिफिकेशन कैसी मॉडिफिकेशन है, कहता है जी अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाए। कौन सी दोनों कंडीशन, द स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीजेस, मतलब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई है, बिकॉज द एडिशन ऑफ डिस्टिंक्ट प्रॉमिस गुड्स और एंड सर्विसेज। ठीक है जी, ये पहली बात कर रहे हैं। इसको वो क्या कह रहा है कि 2 कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी। नंबर 1 कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आपकी बढ़ गई है, यानी कि स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बढ़ चुका है, क्योंकि जो नई चीज आप लेके आ रहे हैं वो क्या है, डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे दूसरी कंडीशन आपको क्या कहता है जी, द प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीजेस बाय एन अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन दैट रिफ्लेक्ट्स द एंटिटीज स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ द एडिशनल प्रॉमिस गुड्स, ठीक है जी, एंड एनी अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट द एंटिटी शुड अकाउंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन एज सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। अब कहता है जी प्राइस भी बढ़ गई है और क्वांटिटी भी बढ़ गई है, यानी कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन भी बढ़ गई है, तो इसको उसने क्या नाम दिया, इसको वो नाम दे रहा है सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट का।
कि आप इसको ये कंसीडर करेंगे कि ये एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब कौन सा सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है? ये अलग से कॉन्ट्रैक्ट है और ये अलग से कॉन्ट्रैक्ट है। गॉट इट? अच्छा, अब इसको हम किस तरह से अकाउंट फॉर करेंगे, उसके लिए हमारे पास बेटा एग्जाम्पल नंबर 39 गिवन है, पेज नंबर 201 पे। एग्जाम्पल नंबर 39 देखिएगा। IFRS 15 की इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल नंबर 5 है जनाब ये, यानी कि जो आपके पास IFRS 15 जब आप स्टैंडर्ड देखेंगे IFRS, उसमें एक ए पोर्शन होता है, एक बी पोर्शन होता है। ए पोर्शन जो है वो आपको स्टैंडर्ड के बारे में बता रहा होता है और बी पोर्शन उसको एक्सप्लेन कर रहा था, उसमें एग्जांपल्स गिवन होती हैं। तो उसके अंदर वो यहाँ पे एग्जांपल गिवन होगी, कहता है जी ऑन जनवरी 1 2021 जो मर्जी कह लीजिए, SL promises to sell 120 प्रोडक्ट्स टू CL फॉर 12,000 रुपये, ₹100 पर प्रोडक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ कब? 1 जनवरी 2021 को। The product are to be transferred equally on January 31st and February 28. 31 जनवरी और 28 फरवरी को ये जो प्रोडक्ट थी इक्वली, मतलब 6,000 की जो प्रोडक्ट थी वो 31 जनवरी को ट्रांसफ़र होनी थी और 6,000 की प्रोडक्ट जो है वो 28 फरवरी को ट्रांसफ़र होनी थी। CL पेड ₹12,000 ऑन इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो CL को पहले ही पैसे मिल गए। जब उसको पहले पैसे मिल गए तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या बनाएगा? उसको लायबिलिटी बनाएगा अपनी। अच्छा जी, फिर कहते हैं जनाब ऑन फरवरी 15 यानी कि 28 फरवरी से पहले ही, ऑन फरवरी 15 द कॉन्ट्रैक्ट इज मॉडिफाइड टू रिक्वायर द डिलीवरी ऑफ एन एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स टू CL ऑन मार्च 10 एट ₹80 पर प्रोडक्ट, टोटल 2400। 15 फरवरी को क्या हुआ कि CL ने कहा कि जनाब ये एक मैं कुछ 30 प्रोडक्ट्स आपको एडिशनल दे रहा हूँ, ठीक है, और उनकी कीमत अलग से, स्टैंड अलोन प्राइस उनकी अलग से गिवन है 80 रुपये के हिसाब से, तो वो 2400 रुपये का नई चीज़ें आ जाएंगी। CL पेड एडिशनल अमाउंट ऑन मॉडिफिकेशन डेट, यानी कि 15 फरवरी को CL ने क्या कर दिया? वो पेमेंट कर दी, ठीक है। 2400 रुपये की CL ने 15 फरवरी को पेमेंट कर दी। द एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, मतलब के प्रोडक्ट्स क्या हैं? डिफरेंट है। एंड रिफ्लेक्ट द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ द एडिशनल प्रोडक्ट, और उसकी स्टैंड अलोन प्राइस भी गिवन है। तो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है। दो कंडीशन हमने कहा था फुलफिल होनी चाहिए, कौन सी? प्रोडक्ट शुड बी डिस्टिंक्ट और प्राइस शुड बी गिवन, ठीक है जी। तो अब हमारे पास सेपरेट प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट को हम किस तरह से लेके चलेंगे? बेटा ये नोट किया आपने? कुछ याद रहेगा ना? मिटा दूं ना इसको मिटा दूं? सर अगर चलें इसको भी ऐसे रहने देते हैं। सर अगर प्रोडक्ट सेम हो और प्राइस जो है वो डिफरेंट हो जाए? अब वही तो क्वेश्चन इनका था और मैंने यही इसका आंसर किया था। अगर प्रोडक्ट सेम है तो प्राइस डिफरेंट नहीं हो सकती। हमेशा प्राइस कब डिफरेंट होगी? जब आपके पास प्रोडक्ट डिस्टिंक्ट है। मिसाल के तौर पर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया ये चेयर को 100 रुपये के बेचने का, ठीक है, आपने कहा जी मैंने 100 चेयर्स बेचनी है 500 रुपये के अंदर, ओके। अब आप कहते हैं जी मैं एडिशनल सेम यही चेयर एडिशनल मैं लेके आ रहा हूँ, लेकिन इसकी प्राइस अलग से चार्ज करूंगा, बाकी 500 रुपये के हिसाब से है या 700 रुपये के हिसाब से होगी। इज इट पॉसिबल? नहीं, डिस्काउंट नहीं, मतलब आप एक सिंपल सी चीज़ है ना, मतलब एक स्टैंड अलोन प्राइस आपके पास गिवन है कि जनाब ये इन चेयर्स की जो प्राइस है वो 500 रुपये होती है। आपने 100 चेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बाद में कहते थे 2 चेयर्स मुझे और दे दें, ठीक है, तो आप उनसे कह सकते हैं कि अब पहले मैंने 500 की दी थी, अब मैं आपको 700 रुपये की दूंगा। नहीं कह सकते ना, क्योंकि सेम प्रोडक्ट है। अगर प्रोडक्ट डिफरेंट होती, ये वाली चेयर होती, प्लास्टिक की चेयर होती, इसको मैं कहता कि हाँ भाई ठीक है, डिफरेंट प्राइस आप चार्ज कर सकते हैं, ओके। अच्छा, तो इसके एंट्रीज मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ ताकि ये चीज़ हमारे पास रहे। देखिए जी, सबसे पहले हमने कहा जी 1 जनवरी 2021 को हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट जब हमारा हुआ था हमें पैसे मिल गए थे, हमें पैसे मिल गए थे एट द इंसेप्शन ऑफ द डेट। जब हमें पैसे मिले तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? किस डेट पे? 1/1/2021 पे हम एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक को करेंगे डेबिट, और क्रेडिट हम किसको करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को हम लोग कर देंगे क्रेडिट, कि अभी तक हमने परफॉर्मेंस नहीं दी। कितने से डेबिट करेंगे जनाब? कितने पैसे में मिले? 12,000 रुपये। ये एंट्री पास होगी एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हमने पहली जो हमने परफॉर्मेंस देनी है कब देनी है? 31 जनवरी को। तो 31/1/2021 जो है उसमें आप क्या एंट्री पास करोगे?
आप कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को डेबिट करोगे और किसको क्रेडिट कर दोगे, रेवेन्यू को, क्योंकि आपने परफॉर्मेंस दे दी है। कितनी परफॉर्मेंस दी आप लिखेंगे जी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट। कितने से, 6,000 रुपये से, क्योंकि आपने, उसने कहा जी इक्वली परफॉर्मेंस आपने करनी है। अच्छा, इसके बाद जनाब 28 फरवरी को दूसरी परफॉर्मेंस देनी थी, लेकिन एक नई मॉडिफिकेशन आ गई। तो ये मॉडिफिकेशन ऐसी है कि प्रोडक्ट भी डिस्टिंक्ट है, सना बेटा, प्रोडक्ट भी डिस्टिंक्ट है और उसकी प्राइस भी डिस्टिंक्ट है। तो उसने क्या कहा कि कॉन्ट्रैक्ट को क्या समझो, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट समझो, इसमें शामिल ना कर देना, इसमें कोई एडजस्टमेंट ना कर देना, बल्कि इसको अलग से समझो। हमने कहा जी ठीक है। पेमेंट कब हुई है, 15 को, 15 फरवरी को ही पेमेंट हुई है और 15 फरवरी को ही हमने क्या करना है, इसकी परफॉर्मेंस कर देनी है। ऐसा ही है, सॉरी परफॉर्मेंस हमने कब करनी है जी, 10 मार्च को, 10 मार्च को हमने परफॉर्मेंस करनी है। तो 15 को हमें क्या मिल गया, पैसे मिल गए। तो हम इसी तरह से एंट्री पास करेंगे, किस तरह से, बैंक डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट कर देंगे। कितने से जनाब, 2400 रुपये हमें मिले थे इसके, क्योंकि हमने इसको अलग से कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर किया है। तो हम इसकी एंट्रीज भी डिफरेंट रखेंगे, ठीक है, फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम दिस। इसमें हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, आगे चलकर देखेंगे कि हमें इनमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्लियर? अच्छा जी, अब जनाब 15 को ये हो गया। अब 28 फरवरी आएगा, 28 फरवरी को मैं परफॉर्मेंस दूंगा अपनी पुरानी। मैं क्या लिखूंगा जी, मैं लिखूंगा कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट। कौन सा रेवेन्यू जी, 6,000 वाला, ये जो मेरी बाकी रिमेनिंग परफॉर्मेंस थी। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया था, नया जो मॉडिफिकेशन हुई थी सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर, ये 10 मार्च को, 10/3/2021, क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट। कितने से, 2400 से। ये है जनाब सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कि आप दोनों, अगर आपके पास कोई मॉडिफिकेशन आ गई है, प्रोडक्ट भी डिस्टिंक्ट है और आपके पास प्राइस भी जो है वो अलग से गिवन है, तो आप सिंपली इसको क्या कर लो, आप उसको सिंपली अलग कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर कर लो, ठीक है। लिखोगे इसी तरह से, कॉन्ट्रैक्ट आप अलग से कंसीडर करोगे, मतलब पुराने कॉन्ट्रैक्ट में कोई किसी किस्म का एडजस्टमेंट नहीं करोगे। अच्छा, सेकंड नंबर पे आ जाते हैं जनाब, यहाँ तक क्लियर है? सेकंड नंबर पे आ जाते हैं जी। एडजस्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, कि आपने जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपने इसको एडजस्टमेंट इसकी करनी है। कैसी? इफ एडिशनल गुड्स और सर्विसेज आर नॉट डिस्टिंक्ट, गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं, अगर डिस्टिंक्ट नहीं है तो उनकी स्टैंड ऑन प्राइस भी अलग से गिवन नहीं होगी। तो फिर आपने करना क्या है, कहता जी देखिए इसमें होगा क्या, कहता जनाब अकाउंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन एज इफ इट वर अ पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉर्म पार्ट ऑफ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दैट इज पार्शियली सेटिस्फाइड एट द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन। कि आपने इसको क्या कर लेना, आप इसको अलग से कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि आपने सिंपली क्या करना है, अपने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। आपने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर लेना, एडजस्ट कर लेना। जो आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है आप इसको ऐड अप कर लोगे, जो जितना आपने रिमेनिंग आपका पोर्शन होगा उसमें आप इसको क्या कर लोगे, ऐड अप कर लोगे। अच्छा जी, इसके बाद फिर कहता है जनाब आपके पास द इफेक्ट। अच्छा, अब इसका कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इफेक्ट क्या आएगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस के ऊपर इसका इफेक्ट क्या आएगा। कहता है जी द इफेक्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन हैज ऑन द ट्रांजैक्शन प्राइस and on the entity's measure of progress towards complete satisfaction of the performance obligation is recognized as an adjustment to revenue, either as increase in or reduction of revenue at the date of the contract modification। कहता है जी अगर मॉडिफिकेशन की वजह से आपके कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस में कमी आ जाती है, यानी कि जब आप इसका यूनिट प्राइस निकालेंगे, क्योंकि अगर इसके यूनिट प्राइस निकालेंगे तो निकलेंगे 500 रुपये, 102 पे इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी कीमत कुछ और आएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो कहता है जनाब जितना जो डिफरेंस आएगा आपने अपने रेवेन्यू को एडजस्ट करना है, रेवेन्यू को कम या ज्यादा करना है, ठीक है। हम पहले रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड कर रहे थे, 50,000 रुपये का। कहता है जी जैसे ही मॉडिफिकेशन आए, जैसे ही आपने प्रोडक्ट कोड चेंज किया, मॉडिफिकेशन आया, अब आपके यूनिट प्राइस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे जरा 50,000 को 102 पे डिवाइड करो,
490, 490 रुपये के हो गए। इसका मतलब 10 रुपये से मेरा रेवेन्यू क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो अब मैं रेवेन्यू को क्या करूंगा, 10 रुपये से डेबिट कर दूंगा और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी तो मेरे पास एज इट इज आ रही होगी, क्योंकि मैंने किसको एडजस्ट करना है, आपने रेवेन्यू को एडजस्ट करना है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए अब हम अपनी एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 42, पेज नंबर 203। मिली सबको? पेज नंबर 203, एग्जाम्पल नंबर 42। देखिए जी, कहता है ऑन जनवरी 1, 2021, सेम एग्जाम्पल सेम, उसमें सिर्फ फर्क कहाँ पे आएगा, प्रोडक्ट डिस्टिंक्ट है कि नहीं है। ऑन जनवरी 1, 2021, SL promises to sell 120 product to CL for rupees 12,000 at the rate of 100 per product. The product are to be transferred equally on January 31st and February 28. CL paid rupees 12,000 on inception of the contract। यहाँ तक कहानी सेम है, ठीक है जी। इसके बाद आगे क्या कह रहा है जी, ऑन फरवरी 15 द कॉन्ट्रैक्ट इज मॉडिफाइड टू रिक्वायर द डिलीवरी ऑफ एन एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स टू CL ऑन मार्च 10 एट द रेट ऑफ 80 पर प्रोडक्ट, टोटल 2400। मॉडिफिकेशन कितने की आगे जनाब, 30 नई प्रोडक्ट आएंगी और कितने के हिसाब से आएंगी, वो 80 रुपये के हिसाब से, तो 2400 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस इंक्रीज करेगी। CL पेड एडिशनल अमाउंट ऑन मॉडिफिकेशन डेट दैट इज फरवरी 15, 2021। The additional 30 products are neither distinct nor reflect the standalone price of the additional product। ले जनाब, कहते जी ये जो एडिशनल प्रोडक्ट है ये डिस्टिंक्ट नहीं है, मतलब सेम है इस दफ़ा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसी तरह से देखना पड़ेगा कि टोटल हमारे कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस है उसमें कितने क्या क्या मॉडिफिकेशन आता है। तो यहाँ तक तो हमारी एंट्री सेम रहेंगी, क्योंकि मसला कब आएगा, जैसे ही मॉडिफिकेशन आएगी। मॉडिफिकेशन कब आ रही है, 15 फरवरी को आ रही है। तो यहाँ तक तो बेटा हमारी एंट्री सेम है। कैसे कि 1 जनवरी को हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हमने क्या किया जी, बैंक डेबिट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट कर दी। 31 जनवरी को हमने पहले अपनी परफॉर्मेंस दी, आधी परफॉर्मेंस दे दी, हमने क्या किया जी, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट कर दी और हमारा रेवेन्यू क्रेडिट कर दिया। अब फड्डा पड़ा कब, 15 को, 15 फरवरी को। 15 फरवरी को क्या हुआ, मॉडिफिकेशन आई। कैसी मॉडिफिकेशन, 30 नई प्रोडक्ट को जनाब लॉन्च किया गया। आपको पैसे कितने मिले, बैंक के पास पैसे कितने आए, बैंक के पास पैसे आए, बैंक डेबिट करेंगे, इसमें 2400 रुपये आए। ठीक है जी, एक चीज क्रेडिट होगी दैट इज कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। लेकिन इसमें हमने ये कहा कि पुरानी अगर आपके पास प्रोडक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है तो आप इसको अपने कॉन्ट्रैक्ट को एडजस्ट करोगे। आप अपनी जितनी भी आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन थी, अब आप उसको रीअसेस करोगे कि उसमें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कितनी हो चुकी है। जैसे यहाँ पे हमने किया था कि 100 प्रोडक्ट थी और 2 प्रोडक्ट एडिशनल थी, डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट नहीं थी, तो हमने क्या कह दिया, अब हमारे पास प्रोडक्ट कितनी हो चुकी हैं, 102 प्रोडक्ट्स हमारे पास हो चुकी। तो अब यहाँ पे भी बेटा हमने ऐसे करना है, हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कितनी है, मैं यहाँ पे एक छोटी सी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। हमारी टोटल हमारा कॉन्ट्रैक्ट था 12,000 रुपये का, नया पैसे हमें कितने मिले, 2400 रुपये हमें नए मिल गए, ऐसा ही है। अच्छा, अब इसके लिए हमारे कितनी प्रोडक्ट्स बन गई हैं, 120 पहले थी, 30 एडिशनल आ गई, कितनी हो गई, 150 हो गई। तो हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट की पर यूनिट प्राइस आ गई वो कितनी आ गई, 96 यूनिट आ गई, 96 पर यूनिट आ गई। अच्छा, अब हमें दूसरा उसने क्या बताया, उसने हमें बताया कि जनाब आपने इसको एडजस्टमेंट कैसे करनी है। कहता है जितनी आपने परफॉर्मेंस दे दी है आपने इसको भी एडजस्ट करना होता है कि आप कितनी परफॉर्मेंस कर चुके हैं, 6000 की आप परफॉर्मेंस कर चुके हैं। ठीक है, कहता है जी इसकी परफॉर्मेंस को जब आप इसको इफेक्ट देखोगे, रेवेन्यू आपका या तो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। आपने रेवेन्यू को एडजस्ट करना है। हम कहते हैं जी ठीक है, जब मैंने इसको 96 पर यूनिट है ना, कितने यूनिट्स मैंने दे दिए हैं, 60 यूनिट मैंने दे दिए ना, 60 यूनिट की मैं प्रोडक्शन जो परफॉर्मेंस कर चुका हूँ 60 यूनिट के हिसाब से ना, तो मैं देखूंगा कि 60 यूनिट के हिसाब से कितने पैसे बनते हैं, ये 96 के हिसाब से 60 मल्टीप्लाइड बाय 96 करें जरा, कितने पैसे बनते हैं ये 57। और मैंने रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड किया हुआ है, डिफरेंस कितना, क्या
240 का। अब इसको मुझे रेवेन्यू को एडजस्ट करना है कि मैंने रेवेन्यू 6000 से रिकॉर्ड किया है, हकीकत में मेरा रेवेन्यू कितना आना चाहिए था 5760 रुपये का। तो 240 रुपये से मेरा रेवेन्यू क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रेवेन्यू को कर दूंगा डेबिट 240 रुपये से, और मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है वो क्रेडिट हो जाएगी। अब लायबिलिटी मेरी बढ़ चुकी है 240 रुपये से मजीद, तो दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा 2640। ये जनाब मेरी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अब इस तरह से आएगी। अब मैंने 30 यूनिट की प्रोडक्शन करनी है 10 मार्च को ट्रांसफ़र करना है, और 60 यूनिट जो है वो मैंने कब करने हैं 28 फरवरी को करने हैं, लेकिन उनका रेट क्या होगा 96 पर यूनिट होगा। ठीक है जी। तो अब मैं यहाँ पे बाकी जो चीज़ें हैं मैं इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ पे इसको मिटा दो ना, ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ये तो हमने पढ़ लिया हुआ। अब मैं यहाँ पे क्या एंट्री पास करूँगा, किस डेट पे 28 फरवरी को मैं यहाँ पे लिखूंगा जी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट। लेकिन कितने से करूंगा कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, 60 मल्टीप्लाइड बाय 96, कितने पैसे बनेंगे 57। और दूसरी मैंने परफॉर्मेंस कितनी देनी है, अब बाकी कितने मेरे पास यूनिट रह जाएंगे 30 यूनिट, और वो कब देनी है 10 मार्च को, 10/3/2021। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट कितने से 30 मल्टीप्लाइड बाय 96, कितने पैसे बन गई है, सॉरी 2880। दैट्स इट। यहां तक के मसले मसाइल समझ आ गई बात की कि सेपरेट होगा तो आपने इसको सेपरेट ही कंसीडर करना है, और अगर आपके पास कोई डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट नहीं है तो आप इसको क्या करोगे, अपने कॉन्ट्रैक्ट को एडजस्ट करोगे। ओके देखो कॉन्ट्रैक्ट, हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट क्या था, कॉन्ट्रैक्ट ये था कि जनाब आपने 12,000 की प्रोडक्ट हैं, 120 यूनिट हैं, आधे आपने देने हैं 31 जनवरी को, आधे आपने देने हैं 28 फरवरी को। ठीक है, हमने कहा जी ओके, हम बड़े खुश थे। लेकिन 15 फरवरी को क्या हुआ, एक कुछ 30 यूनिट और आपने ऐड कर ली अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और वो डिस्टिंक्ट नहीं थे और उसकी उनकी सेलिंग प्राइस भी गिवन नहीं थी। तो हमें रूल क्या कहता है कि जैसे ही मॉडिफिकेशन हो, जिस डेट पे मॉडिफिकेशन हो उस डेट पे आपने क्या कर लेना है, अपने इसी कॉन्ट्रैक्ट को एडजस्ट कर लेना है। आपने एडजस्टमेंट कैसे करनी है, आपने अपने जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के जो यूनिट्स हैं आपने उनको इंक्रीज करके आपने नई जो प्राइस है आपकी कॉन्ट्रैक्ट की वो निकालनी है, और जो भी परफॉर्मेंस देंगे बाद में आप उस नई प्राइस के हिसाब से देंगे। हमने कहा जी ठीक है, हमने नई प्राइस कितनी निकाली, 15 फरवरी को मॉडिफिकेशन हुई, हमने नई प्राइस कितनी निकाली 96 पर यूनिट। ठीक है, हमने कहा जी हम रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड कर चुके हैं, 6000 का हम लोग रेवेन्यू रिकॉर्ड कर चुके हैं। हमने कहा उसने हमें स्टैंडर्ड हमें कहता है कि अगर जो भी आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया होगा अगर उसमें कमी पेशी आएगी प्राइस चेंज होने की वजह से, तो आप उस रेवेन्यू के हिसाब से उसको एडजस्ट करोगे। हमने कहा जी ओके, हमने कहा जी 6000 का हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया हुआ था, लेकिन हकीकत में 96 रुपीज़ के हिसाब से ये बनता था 5760। तो डिफरेंस कितने का आया 240 का। 240 से मेरा रेवेन्यू कम हुआ, मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड किया था, मुझे कम रिकॉर्ड करना चाहिए था। मैं क्या करूँगा, रेवेन्यू को डेबिट कर दूंगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी मेरे पास 2640 की आ जाएगी। अच्छा, अब होगा क्या, अब मुझे 28 फरवरी का दिन आ गया। 28 फरवरी को मैंने नई परफॉर्मेंस देनी है। कितने यूनिट की परफॉर्मेंस देनी है मैंने, जो रिमेनिंग 60 यूनिट्स हैं, 60 यूनिट की परफॉर्मेंस होगा, लेकिन एट न्यू प्राइस। नई प्राइस कितनी है मेरी 96 रुपीज़। ओके, इसी तरह से 30 यूनिट्स की भी एट न्यू प्राइस। मतलब एट द टाइम ऑफ मॉडिफिकेशन जो आप नई प्राइस निकालोगे उसका इफेक्ट रिट्रोस्पेक्टिवली होगा। रिट्रोस्पेक्टिवली का क्या मतलब है कि पीछे जो आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया उसको भी और आने वाली चीज़ों को भी आप इसको नई प्राइस के हिसाब से एडजस्ट करोगे। क्लियर? अच्छा, अब तीसरी चीज़ जनाब, तीसरी कैटेगरी हमारे पास कौन सी है जी, ये है कि जिसमें डिस्टिंक्ट प्राइस हो लेकिन सेलिंग प्राइस अलग से शो ना हो रही हो। ठीक है, तो इसके बारे में कहता है जी टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। आप ये समझेंगे कि पुराना जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है, और नया कॉन्ट्रैक्ट आप बना रहे हैं। ठीक है जी, देखिए क्या करा जी, इफ द एडिशनल गुड्स और सर्विसेज आर डिस्टिंक्ट, जो एडिशनल जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 2 ACs, बट प्राइस इंक्रीजेस डज नॉट रिफ्लेक्ट स्टैंड